मॉडर्न हिस्ट्री का आज गांधी इरविन समझौता है। स्वर्णवर्गीय आंदोलन के बाद गांधी और इरविन जो उस समय के तत्कालीन वायसराय थे, इनके बीच में समझौता हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, जिसे हम गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न बहुत ही देखने को मिलता है। गांधी इरविन समझौता में थोड़ा सा आपको इससे पहले की चीजें समझ लेनी है। स्वर्णवर्गीय आंदोलन के कारण 26 जनवरी 1931 को मतलब गांधी को स्वर्णवर्गीय आंदोलन के कारण ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। इरविन के तत्कालीन रूप से वायसराय होने के कारण स्वर्णवर्गीय आंदोलन को स्थगित करने के लिए क्या किया गया था, इनको गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी को 26 जनवरी 1931 को जेल से रिहा किया गया। जेल से रिहा करने के पीछे इरविन का केवल इतना मकसद था कि वो पूरे देश में शांति व्यवस्था को बनाए रखना चाहता था। और आपको याद होगा, ये समय ऐसा समय है जिस टाइम में कोई न कोई विवाद अलग अलग रूप से भारत में हो ही रहा था। इरविन एक माना जाता है ब्रिटिश सरकार के सापेक्ष भी और भारतीय सरकार के सापेक्ष भी, जो भारत के लोग थे उनके सापेक्ष भी, कि इरविन एक अच्छा वायसराय था। इसलिए इरविन के अपने अधिकार में लेके इरविन ने कुछ ऐसी चीजें करना शुरू किया जिससे कि गांधी को सहमत किया जा सके, किसी मुद्दे पर समर्थन लिया जा सके और देश की शांति व्यवस्था को बनाया जा सके। तो गांधी इरविन के बीच में समझौता हुआ। सबसे पहले देश की शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उनको 26 जनवरी 1931 को रिहा किया गया। उसके बाद गांधी के साथ समझौता करने के लिए इरविन ने अपनी सहमति दी। लेकिन इसमें 2-3 नाम आपको प्रतियोगी परीक्षाओं से मद्देनजर याद रखना है। सबसे पहले तो इस समझौता को करने के लिए इसको डायग्राम में ऐसे बना लीजिएगा। 2 व्यक्ति का नाम है, एक तेज बहादुर सप्रू, ये पूछेगा आपसे, तेज बहादुर सप्रू और M.R. जैकर। दूसरे व्यक्ति ये थे, ठीक है। ये दोनों व्यक्ति के आपसी तालमेल प्रयास से गांधी माने थे इरविन के साथ समझौता करने के लिए। यानी गांधी इरविन के साथ समझौता करने के लिए एकमत नहीं थे। अभी जेल से छूट के आए हैं और जो जेल में भेजा है वो वापस अपने घर पे बुलाएगा तो आसानी से तो जाएंगे नहीं। और ऐसे ही गांधी की समझ ही रहे, बहुत ही फेमस आदमी थे। तेज बहादुर सप्रू और M.R. जैकर, इन दोनों ने अथक प्रयास किया तो जाकर गांधी इरविन के बीच में समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौता कब हुआ है उस डेट को आपको एकदम याद रख लेना है। 5 फरवरी 1931। 5 फरवरी 1931 को दोनों के बीच में गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौता के बाद इसमें एक स्लोगो बोला गया था, वो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। 5 फरवरी 1931 को जब दोनों के बीच में समझौता हो जाता है तो सरोजिनी नायडू के द्वारा दोनों को महात्मा उपाधि दी गई थी। यानी इरविन को भी महात्मा बोला गया और गांधी तो महात्मा थे ही, आपको याद होगा, चंपारण में ही हो गए महात्मा। दोबारा महात्मा की उपाधि सरोजिनी नायडू ने दी है गांधी को, ये याद रखिएगा। इसके बाद इससे संबंधित जो फैक्ट्स वाली चीजें हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछता है, उसमें एक नाम आपको और याद रखना है, एलन कैंपबेल जॉनसन। ये कौन व्यक्ति था? तो ये थे इरविन के जीवनीकार, मतलब उनके ऑटोबायोग्राफी को लिखा हुआ, ठीक है, जो उन्होंने लिखा है। क्या नाम था उनका? एलन कैंपबेल जॉनसन। इन्होंने कहा महात्मा गांधी को जो गांधी इरविन समझौता करने के कारण जो लाभ हुआ, महात्मा गांधी को जो लाभ प्राप्त हुआ इस समझौता से, लाभ को सांत्वना पुरस्कार की उपाधि दी। ये भी आपसे यूपीएससी में पूछा गया है। सांत्वना पुरस्कार की उपाधि गांधी को जो लाभ प्राप्त हुआ था गांधी इरविन समझौता करने के कारण, किसने दिया था? तो एलन कैंपबेल जॉनसन ने दिया था, जो कि इरविन के क्या थे? जीवनीकार लिखने वाले ये राइटर थे, ऑटोबायोग्राफी आप कह सकते हैं, वो लिखे। अब इसके पीछे की बात आपको समझनी है कि गांधी इरविन समझौता में हुआ मेन पॉइंट क्या था।
तो मात्र 4 मुख्य पॉइंट है जो उंगली पे आप याद कर लीजिए। पहला, आपको याद आएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन में कुछ मुख्य बिंदु 11 सूत्री मांग में गांधी के द्वारा रखा गया था। पिछले वीडियो में हमने बताया है, इस वीडियो में भी उसका लिंक होगा, आप चाहें तो फिर से उसको देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा है। 11 गांधी के द्वारा जो सूत्री मांग दिया गया था, जो उन्होंने मांगा था, जो मांग थी उनकी, उसमें एक था नशीले पदार्थ या शराबबंदी करके कुछ ऐसे बात जो उन्होंने कही थी, उस पर गांधी इरविन के बीच में जो समझौता हुआ तो उस पर मान्य हो गए। गांधी इरविन ने कहा कि शांतिपूर्वक धरना देकर आप चाहें तो शराबबंदी या नशीले पदार्थों का रोकथाम के लिए आप आंदोलन या धरना दे सकते हैं, बशर्ते क्या होना चाहिए, वो शांति से होना चाहिए, उसमें हिंसात्मक कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये कहा था कि जो गांधी ने मांगा था कि सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाए, आपको याद होगा 11 सूत्री, उस पे ये राजी हो गए कि जिनका कोई हिंसात्मक या आपराधिक कृत्य नहीं है, जिन्होंने कोई आपराधिक कृत्य नहीं किया, हिंसात्मक कृत्य नहीं किया और किसी आंदोलन में उनको राजनीतिक बस क्या कर दिया गया है, कैद कर दिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको हम रिहा कर देंगे। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा, विदेशी समुद्री तटों पर, समुद्री तटीय जो प्रदेश है उसमें बिना कर दिए नमक आप बना सकते, यानी जो समुद्री तट है उसके पास जो प्रदेश है, उस प्रदेश के जिलों में जहां पे समुद्र का तट है, उन तटों पर आप बिना कर दिए, बिना टैक्स पे किए आप नमक को बनाने का काम कर सकते हैं। तो नमक नॉर्मली कहाँ बनता है, ऐसे ही जगहों में बनता है। महाराष्ट्र में देखेंगे तो नमक की खेती बड़ी सिंपल फॉर्म में होती है। नमक की खेती बहुत बड़ी चीज नहीं है, जो उसको करना हो तो बड़ा प्रोसेस चाहिए, ऐसा नहीं है। नमक का पानी फ्लोर मारता है, सॉरी नमक का पानी समुद्र का बहाव आता है, उसको घेर लीजिए, ठीक है। घेरने का मतलब उसका फ्लो आएगा, फ्लो का कुछ पानी का हिस्सा चला जाएगा और जो बचेगा वो देखेंगे आपका क्या हो जाएगा, नमक पूरा तरा हुआ आपको मिल जाएगा। उसको आप अंदर लेकर केमिकल उसमें डाल के और उसको प्यूरिफाई कर सकते हैं, बहुत बड़े उसमें प्रोसेस की जरूरत नहीं है। तो समुद्री तटों पे प्रदेश, जो समुद्री तटीय प्रदेश हैं, उनमें बिना कर दिए आप नमक को बनाने का काम कर सकते थे। 3 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट, विदेशी कपड़े और शराब, इनकी दुकानों पे आप शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया, लिख नहीं रहा हूं, आप चाहे कैसे कर लें कि विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर धरना प्रदर्शन, शांतिपूर्ण रूप से धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, जिनका कोई आपराधिक कृत्य नहीं है, अपराध जिन्होंने नहीं किया है, हिंसात्मक कार्रवाई में नहीं थे, आपराधिक या हिंसात्मक कार्रवाई नहीं थी, उन्हें रिहा करना, जो बंदी बने थे उनको रिहा करना। और तीसरा, समुद्री तट पे जो प्रदेश है नमक कर नहीं लगेगा, नमक बना सकते हैं। और चौथा, सबसे बड़ा चीज इसी समझौते में हुआ था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन अब क्या करना है, आपको स्थगित करना है, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन अब आपको दोबारा रिपीट नहीं करना है, ठीक। इसी गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी मान गए थे किस चीज के लिए, गांधी की सहमति हो गई थी, याद रखिएगा, किस चीज के लिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लेगा, कांग्रेस। पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, तो असफलता हुई। पूरा एक बड़ा समुदाय, जो सरकार का एक बड़ा जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं ली। आप पढ़ेंगे गोलमेज सम्मेलन भी, आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे। गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं ली, लेकिन इरविन का सबसे प्रमुख मुद्दा यही था कि दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन होना था उसमें कांग्रेस की किसी न किसी प्रकार से भागीदारी संभव हो सके, ये आप याद रखिएगा। तो गांधी इस चीज के लिए मान गए, लेकिन एक बात और आपको समझनी है जो फैक्चुअल न होके कॉन्सेप्शनल है, थोड़ा सा मुद्दों पर जाकर समझना है, इंटरव्यू में आपसे पूछ सकता है कि गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 5 फरवरी 1931 को, ये जो डेट है 5 फरवरी 1931 को, हमें इस डेट में थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है। 5 फरवरी 1931 नहीं होना चाहिए, 5 मार्च होना चाहिए। 5 मार्च 1931 को 2-3 जगह पे वो है अलग अलग लिखा गया, लेकिन कंफर्म एनसीईआरटी के हिसाब से यही 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था, इनके बीच में समझौता हुआ था। 5 मार्च 1931 को जो गांधी
और इरविन के बीच में समझौता हुआ था, इसमें सबसे प्रमुख बात यह थी कि एक दिन बैठकर गांधी और इरविन ने बैठा 5 मार्च को, 5 मार्च को समझौता हो गया, ऐसा नहीं। ठीक है, फरवरी से ये स्टार्ट था, फरवरी 1931 से स्टार्ट था और 5 मार्च 1931 को कंफर्म हुआ। इन दोनों के बीच में क्या हो गया, एग्रीमेंट। 5 फरवरी 1931 से 8 बार गांधी और इरविन के द्वारा मीटिंग हुआ था, जिसपे सहमति नहीं बन पा रही थी। आई होप आपको समझ में आया कि एक दिन बैठ के सीधे साइन नहीं हो जाता है। ठीक है, आपके कुछ मुद्दे होंगे, हमारे कुछ मुद्दे होंगे, उस पर हमें अकेला अधिकार तो है नहीं निर्णय लेने का। कांग्रेस हमारे पीछे है, इतनी बड़ी पार्टी, हम सबसे विचार विमर्श करेंगे, उसके बाद फिर अगले दिन आएंगे, फिर उन मुद्दों में कुछ बढ़ाएंगे कुछ घटाएंगे। ठीक, तो ऐसे करके 8 बार मिलों की मीटिंग हुई और फाइनली 5 मार्च 1931 को दोनों के मध्य में एक समझौता हुआ, जिसे हम गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। सबसे प्रमुख बात आपको इसमें एक चीज ये समझ लेना है कि मैंने आपको 4 बिंदु बताए हैं जो गांधी इरविन समझौते में हुए। ठीक, पूरी देश की जनता सबसे ज्यादा निराशा में इस समझौते के बाद आई थी। सबसे ज्यादा देश की जनता में निराशा फैली थी इसी समझौते के बाद। कारण क्या था, 23 मार्च 1931 की 30 1931 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी वाली जो बातें चल रही थी, उस फांसी को रोकने के लिए गांधी इरविन के बीच में कोई भी एक प्रमुख बिंदु नहीं डाला गया। ये 4 बिंदु जो मैंने आपको अभी बताया और बोला लिखने के लिए, उसमें आपने कभी नहीं सुना होगा कि मैंने ये बताया कि आपको भगत सिंह को फांसी रोकने के लिए कोई एक महत्वपूर्ण बिंदु को सम्मिलित किया गया। ठीक है, पूरी जनता यही चीज देख रही थी, यही मान रही थी कि इस गांधी इरविन समझौता में क्या होगा, भगत सिंह के लिए भी कोई प्रावधान या रोकथाम के लिए कुछ बिंदु रखा जाएगा। इससे सबसे बड़ी निराशा फैली। ये पूरा दौर आपको इसी तरह तैयार करना है और इसमें कुछ है नहीं। बहुत सारे जो फैक्ट्स थे, मैंने सारे फैक्ट्स आपको बता दिए हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में तैयार हो गए हैं कौन, आपको याद रखना है, कांग्रेस शामिल होने के लिए अभी शामिल होगी। ठीक है, और उसका क्या होगा, फिर असफल हो जाएगा। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी शामिल होंगे कांग्रेस की तरफ से। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तीनों में से केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी शामिल हुए थे। एकमात्र नेता B.R. अम्बेडकर थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब इससे रिलेटेड जितने फैक्ट्स थे वो फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा थोड़ी सी अपनी सोच को ब्रॉड रखना है आपको। इंटरव्यू में मॉडर्न हिस्ट्री से अगर आपसे प्रश्न पूछेगा तो ये सब सेक्टर से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दूसरे तरीके से, जो कहीं भी आपको किताबों में पढ़ना, यूट्यूब पे मिला, ये संभव नहीं है। वो आपको अपनी सोच से ही डेवलप करना पड़ता है, कोई आपको सिखाता नहीं। जैसे ये जो दौर चल रहा था, इस दौर में देख लीजिए, चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु, भगत सिंह 10 दिन बाद चले जाएंगे, 15 दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। और एक जो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, वो एक अपने अलग धर्रे पे चल रही है, उनको कोई मतलब ही नहीं है। देखा जाए तो इस तरह के क्रांतिकारियों से कहीं भी पॉइंट्स में, मुद्दा में कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई ऐसा मुद्दा चल रहा हो देश में जिसपे सरकार का ध्यान आकर्षित है, लेकिन एक प्रमुख पार्टी जो हो उस मुद्दे पर कोई बात विचार करे ही नहीं, तो ये तो बहुत उटपटांग वाली चीज है ना। उसमें कभी कभी लगे जैसे कि एक देश में 2 ही पार्टियां हैं और आपस में क्या हो गई हैं, बहुत ही बहुत विचित्र तरीके से बंटवारा हो गया, जनता के बीच में भी बंटवारा हो गया, या अपना एक अलग से सोच विचार डेवलप कर चुके हैं कि जो हम कहेंगे वही सच है, जनता हम ही को चीजों को मानती है। बंटवारा बहुत तरीके से होता है। बिहार में बंटवारा 2-3 तरीके से होता है। एक बंटवारा होता है जैसे भाइयों में बंटवारा हुआ तो भाई लोग बैठ गए, तो बड़ी सिंपल वे में पंचायत हुआ, प्रधान आया और बैठे, आराम से डिसीजन हो गया, ये बाल्टी तुम्हारा, तो ये लोटा तुम्हारा, तो ये बिस्तर तुम्हारा, बहुत सारी चीजें बंटवारा होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी विचित्र बंटवारे होते हैं जिसमें कोई प्रधान को नहीं मानता है, कहता है कि हमारे तुम्हारे बीच में बंटवारा है तो हमें तुम बंटवारा कर। एक स्टोरी में याद है, उसमें एक बंटवारा हुआ था, उसमें सब बंटवारा तो सब अच्छे से हो गया, प्रधान भी शुरू हुआ था, बड़े अच्छे से बंटवारा हो गया। लेकिन एक बंटवारा ऐसा हुआ जिसमें कि ध्यान नहीं दिया दोनों भाइयों का भी बंटवारा करना था। एक वस्तु छूट गई, उस वस्तु का नाम था बफेलो, भैंस की, और उसका बंटवारा करना था 2 लोग। अब कैसे बंटवारा होगा,
तो ऐसा नहीं था जो आजकल के हम लोग जो बंटवारा आजकल करने वाले तो कोई समझदार है, बेच देंगे, पैसा बांट लेंगे, लेकिन वो ऐसा था नहीं। उन लोगों ने कहा नहीं भैंस को बेचाएगी, नहीं भैंस रहेगी। तो फिर डिसाइड हुआ कैसे होगा, तो दोनों भाई ने कहा कि भैया आगे से हम लेंगे, पीछे का तुम ले लो। तो छोटे वाले ने कहा कि नहीं, एक काम करो, आगे से तुम ले लो, मैं ले लूंगा, पीछे तुम ले लो। फिर छोटे वाले ने सोचा कि आगे से अगर हम लेंगे तो हमको रोज खिलाना पड़ेगा, फंस जाएगा मैटर। तो फिर छोटे वाले ने चालाकी दिखाते हुए कहा नहीं रहने तो पीछे से हम लेंगे, आगे से तुम ले लो। तो छोटा वाला जो था वो शाम को अपना सुबह आता था, दूध दोहता था, अपना लेके चला जाता था। और ये खिलाते ही बड़ा वाला परेशान था। ये देखा कि बहुत ज्यादा परेशानी होगी, अब करे तो करे क्या, तो कह रुको तब व्यवस्था बनाते हैं। रोज सुबह शाम डंडा लेके आता था और आगे से मूड़ी पे लगता था मारने उसके सर दाएं। जब वो मना करता था कि हम दूध दूध हैं, तो मेरा आगे का पोजीशन जितना चाहे मारे, चाहे काटे, चाहे पीटे, तुमसे क्या मतलब, खिलाते हैं ना। सेम थिंग्स उस समय के बंटवारे में थी। जो जनता कहीं जा रही है, कहीं परेशान है, जनता की आशा किसी और रूप में है, और आप कौन समझौता कर रहे हैं, विदेशी वस्त्रों को जलाना। आप विदेशी वस्त्र जला के रहेंगे, आज बता दो कौन विदेशी वस्त्र नहीं पहनता। दूसरा, नमक का कानून हटा के रहेंगे, ठीक है, नमक का कानून तो हट ही गया। तीसरा, जो भी सविनय अवज्ञा आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित। हमें तो कभी कभी लगता है स्थगित शुरू करने में जितना मजा नहीं आता था हमारे राष्ट्रपिता को, उतना स्थगित करने में आता था। तो सोचते थे कि कोई कह दे स्थगित, ठीक, इसी रहते थे चाटने की, कोई कह दे स्थगित, स्थगित, सविनय अवज्ञा भी स्थगित हो गया, जबकि स्थगित नहीं होता। आपको ओवरऑल आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए तो आपको हमेशा इस बात का याद रखना है कि इन सब चीजों को थोड़ा सा अपने माइंड सेट से ब्रॉड बनाना है। इंटरव्यू में यूपीएससी या कोई भी एग्जाम आपका कोई इंस्टीट्यूट नहीं निकालता है, ये बात आप हमेशा अपने ध्यान में डाल लीजिए। अगर आपको कोई भी एग्जाम निकालना है तो आज से ही मान लीजिए कि आप सफल हो चुके हैं। आपके बॉडी लैंग्वेज में, आपके बोलने के तरीके में, हर चीज में परिवर्तन आ जाएगा। जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि आप एक जिलाधिकारी बन चुके हैं, उसके बाद जब आप इंस्टीट्यूट में दाखिल होंगे अगले दिन, तो उस तरीके से नहीं दाखिल होंगे जिस तरीके से आज दाखिल होंगे, कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर आएगा। तो पहले अपने माइंड को ब्रॉड बनाइए कि उस समय की परिस्थिति चल क्या रही थी, उसको आपको सोचना है। ये तो फैक्ट्स हैं, इनको तो याद कर लेंगे, फिर निकल जाएगा। मेंस में आपको लिखना पड़ेगा, मेंस में अपने थॉट्स डालने पड़ेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं ना कि सर मेंस क्यों नहीं निकलता, यही रीजन है और कोई रीजन नहीं है। हर टॉपिक्स पे अपने माइंड सेट को ब्रॉड बनाना पड़ता है, अपनी सोच लगानी पड़ती है कि उस समय की परिस्थिति क्या रही होगी। अगर आप उस समय रहते हैं तो किस तरह का सोच आप सोचते हैं। ये चीज बहुत ही कम लड़के करते हैं, हमको जहां तक लगता है 1% भी लड़के नहीं करते हैं। फैक्ट्स पे ध्यान देते हैं, फैक्ट्स को मेंस में भी डालते हैं, फैक्ट्स को अच्छे तरीके से कितना कंटेंट डालते हैं उस तरह से बनाते हैं। इससे नहीं होता है, आपके अपनी लॉजिक भी वहां देखी जाती है। इसलिए अब जो इस पूरे टॉपिक से आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। गांधी को इरविन बार बार बुला रहा है, ठीक, दो व्यक्ति जाकर समझौता करा रहे हैं, एक व्यक्ति सरोजिनी नायडू, दोनों को महात्मा कह रहे हैं। तो गांधी का भी कुछ तो रहा होगा प्रभाव, ऐसे ही थोड़ी ना बुला लिया होगा। एक तत्कालीन वायसराय आपको बुला रहा है, तो इसका मतलब आपका आंदोलन कहीं ना कहीं उसको परेशान किया, उसके पेट में दर्द हो रहा है, वो अपने दर्द का इलाज खोज रहा है। तो आप क्यों उसका इलाज होने दे रहे हैं? आप किस लिए स्टार्ट किए? पेट में दर्द, सर में दर्द, लीवर फेफड़ा सब बाहर आ जाए ब्रिटिश सरकार का, इसीलिए ना किए थे। फिर आप संभालने लगे 52 खिलाने उसको, उसी का लीवर आप स्वस्थ कर रहे हैं। आपको समझौता करना ही नहीं चाहिए, मन माना मुताबिक मांग मांगना चाहिए। आप देखेंगे छोटे से बच्चों की तरह जिद करना चाहिए। छोटे से बच्चों को दे दो आइसक्रीम खिला दो। कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी को जो छोटे बच्चे होते हैं कुछ मांगते हैं, अगर आप दे देंगे तो उसके अगले दिन 2 कदम बढ़ के मानते हैं। वो लर्निंग पॉइंट है, सीखना चाहिए। ब्रिटिश सरकार से हमें इसी तरह का मांग रखना चाहिए था, लेकिन इसीलिए इतना लॉन्ग टाइम लगा और कोई बात नहीं। तो इसको आप इस तरीके से देखें, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा मेंस लेवल और इंटरव्यू के मद्देनजर थोड़ा सा हमने बताया, इसकी वीडियो बड़ी हो गई। आप चाहें तो इसको शॉर्ट में अपने तरीके से जो फैक्ट्स हैं उसको देखकर तैयार कर लीजिए। इसके बाद हम लोग गोलमेज सम्मेलन में आएंगे। गोलमेज सम्मेलन तीनों एक ही दिन कवर करेंगे और तीनों गोलमेज सम्मेलन को एक सापेक्ष में समझने की कोशिश करेंगे कि गोलमेज सम्मेलन क्यों हो रहा था, क्या दिक्कतें थी और किस प्रकार से उसको सॉल्व किया गया था और कहाँ पे भारतीयों का क्या भूमिका था, ठीक है।